जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है मैथ्स का। यानी मैथ्स के हम इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं और प्रैक्टिस करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यानी 2022 में पूछे गए हैं या इस बार के शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। तो इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल कीजिए करके एक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से कुछ ब्रैकेट्स वगैरह लगे हुए हैं और कभी भी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देता है तो आप बोर्ड मास रूल को फॉलो करोगे। किसको करोगे? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में बी फॉर होता है ब्रैकेट, जिसमें 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। ऑफ फॉर होता है ऑफ यानी का मतलब गुणा होता है। डी फॉर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी प्लस, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। अब कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, छोटे वाले कोष्टक को, और पहले प्लस करेंगे तो 9 पाँच क्या हो जाएगा? 14। 14 में 4 चला गया तो 10 बचा, और 10 और 20 माइनस 10 तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 बचेगा, और 45 10 55 हो जाएगा। 55 ये पहले से ही था और माइनस ये 55, 55 माइनस 55 जीरो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका किस तरह से था? तो अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। क्या कह रहा है कि ए और बी एक भवन के फर्श को 28 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। ए अकेले कुल कार्य का 1/6 भाग 31 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में फर्श को पॉलिश करेगा? बात करूं अगर ए प्लस बी की, तो ए प्लस कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में क्वेश्चन में दिया है। ए अकेले कितने दिन में करता है? तो ए अकेले 1/6 भाग 31 दिन में। अगर ए जो है 1 भाग 31 दिन में कर रहा है तो टोटल अगर अकेले कराऊंगा तो 6 भाग है, तो 31 छक्का क्या हो जाएगा? 186। तो ए अकेले जो है ना टोटल काम कितने दिन में करेगा? 186 दिन में करेगा। ठीक है, 1 भाग अगर 1 दिन में करता था। अब बी का बताना है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। इसके लिए सबसे पहले इन दोनों का जो दिया है एलसीएम निकाल लोगे और उसको आप टोटल वर्क मानोगे। तो 28 और 186 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? ये आपका 2604 आएगा। क्या आएगा? 2604 आपका आएगा। ठीक है, एलसीएम, और ये आपको यूनिट में टोटल वर्क हो जाएगा। 28 और 186 का एलसीएम आप खुद से निकाल के देखना। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि ए प्लस बी और ए की इफ़िशेंसी बताना है। तो इफ़िशेंसी बराबर होता क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। तो इफ़िशेंसी बराबर जो होता है ना, ये होता है आपका टोटल वर्क यानी TW बटे टोटल टाइम। तो देखो टोटल वर्क कितना है? 2604 है। टोटल टाइम कितना है? 28 है। इसके लिए ए प्लस बी के लिए तो 2604 बटे 28 कर दोगे तो ए प्लस बी का क्या आ जाएगा? इफ़िशेंसी आ जाएगा। और 2604 बटे 28 करोगे ना तो 93 आएगा। कितना आएगा? 93। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखनी है क्योंकि सॉल्व आपको देखने के बाद एक बार और करना है। ठीक है, और इसी तरह से अगले वाले का ए का निकाल लोगे एफिशिएंसी, तो 2604 जो है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम 186 करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 14 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 14। अब इसके बाद आप एक बात बताओ, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी और ए की, बी की निकालना है। तो ए प्लस बी से अगर ए घटा दोगे तो बी की आ जाएगी। तो 93 में अगर 14 चला गया तो क्या बचेगा? 79। और 79 किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी? बी की हो जाएगी। लेकिन बी अकेले कितने दिन में काम करता है? तो काम अगर कराना है यानी यहाँ पे दिन आपको लाना है तो टोटल वर्क से इफ़िशेंसी को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 2604 से इफ़िशेंसी जो 79 है इसको डिवाइड कर दो। तो 2604 बटे 79 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आपको सॉल्व करना था और कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड। हाँ, बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आय का अनुपात 11:13 है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? देखो 4 वर्ष पूर्व क्या घटना थी? तो 4 वर्ष अगर आप पूर्व जाओगे ना तो इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4x और 5x था। x से कॉफिशिएंट आप मान सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, देखो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अभी अपन 4 वर्ष पूर्व थे, अब 8 वर्ष बाद की कर रहा है। तो 4 वर्ष, देखो 8 वर्ष आने के लिए आप तो पहले 4 वर्ष पहले हो तो आप वर्तमान में आओगे
और वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष पूर्व वाले में अगर 4 जोड़ोगे तब ना आप वर्तमान में आओगे, और वहाँ से फिर जब आप 8 जोड़ोगे तब 8 वर्ष बाद आओगे। यानी कि इस रेशियो में आपको 4 तो आपको वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, फिर 8 आपको जोड़ना पड़ेगा 8 वर्ष बाद में जाने के लिए। तो 8 4 12 हो जाता है, यानी दोनों में आपको 4x + 12 बटे 5x + 12 करना है 8 वर्ष बाद बताने के लिए, क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व की वैल्यू थी। और अनुपात तब क्या हो जाता है, क्वेश्चन में दिया है 11/13 हो जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो पक्षांतर करके, इसको इधर। तो 13 चौको क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इधर 13 चौको हो जाएगा 52x, और 13 × 12 जब तिर्यक गुणा इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 12 करोगे तो 156 हो जाएगा। 13 धाम 130, 13 दूनी 26, 156, ठीक है। बराबर इसको कर दो इधर, तो 11 × 5 = 55x और प्लस 11 × 12 यानी 132। तो 55x + 132। अब पक्षांतर कर दो, तो 55 - 52 को इधर लाओ तो 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x बचेगा यहाँ। और इधर ले जाओगे 132 को, तो 156 - 132 कर दोगे तो 24 बच जाएगा। अब x निकाल लो, तो 24/3 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 8 आ जाएगा, 8 × 3 = 24। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ। बट पुट करने के बाद ये तो 4 वर्ष पूर्व का था, वर्तमान बताना है, यानी कि आपको 4 4 दोनों में बाद में जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर इन दोनों में योगफल पूछ रहा है, दोनों को जोड़ लो, 5 4 होता है कितना, 9x, कितना 9x। तो 9x में जब 8 फुट करोगे तो 9 8 हो जाता है 72, लेकिन इसका आंसर 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये तो 4 वर्ष पूर्व की थी, दोनों में 4 4 और जोड़ोगे तो 72 8 80 हो जाएगा। तो 80 इसका राइट आंसर आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इसलिए 72 मत लगाना। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए यदि इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ आयत, लंबाई गुणे चौड़ाई LV। तो 80 × 60 कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई दी है, तो 4800 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सरल कीजिए फिर से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन सरल कीजिए वाले पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये भी बोर्डमास रूल से ही आपका सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा लंबा है। पहले तो आप ब्रैकेट को इसको सॉल्व करो। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप डिवीजन करते हो भाग, तो 15/3 करोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और फिर प्लस लगा दो, और 89 इधर, अभी इतना ही कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, ब्रैकेट को। तो 89 रहा, और माइनस, फिर डिवीजन के बाद इंटू करते हैं तो 24 यहाँ क्या हो जाएगा, 72। तो यहाँ 72 लिख दो। अब 89 5 प्लस कर दो पहले बोर्डमास रूल के अनुसार, तो 94 होता है। 94 में जब 72 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 94 में जब आप 72 घटाओगे तो 72 10 82, 10 92 2 94, यानी कि आपके पास 22 यहाँ से निकल के आएगा। क्या आएगा, 22, ठीक है। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 22 आ गई यहाँ तक की। अब इसको मिटा रहा हूँ, आपको बोर्डमास रूल से ही करना है। अब जो 22 आई है ना, कितनी आई है, 22। अब इस 22 को बाहर जोड़ दो, किसमें, 8 में। जोड़ना नहीं है अभी, आपको क्या करना है, इसको डिवीजन करना है सबसे पहले बोर्डमास रूल के अनुसार। तो 888/8 करोगे तो 1 1 1 आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखोगे तो इंटू करोगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा प्लस लगा के, और लास्ट में क्या है, 46 है। 46 - 42 प्लस, अब प्लस वालों को पहले जोड़ दो, तो 100 कितना है, 111, और 122 कितना हो जाएगा, 22 10 32, 133 हो जाएगा। और 133, और यहाँ से 46 में अगर 4 बच गए तो 137। तो इसका फाइनल आंसर 137 आएगा। आपको बोर्डमास रूल से खुद से सॉल्व करना है, किससे, बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो आपको पहले नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी क्रम से आपको सॉल्व करना है, तभी आपका राइट आंसर आएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि अल्फ़ा बीटा और गामा एक कार्य को 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 3 दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तथा सी शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। समझते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा, चाहे ए बी सी जो मानना हो मान लो, अल्फ़ा बीटा और गामा ही मान लेता हूँ मैं। ये अल्फ़ा 10 दिन में, बीटा 15 दिन में, और गामा 30 दिन में किसी कार्य को करता है अकेले, ठीक है।
तीनों का एलसीएम निकालोगे वो टोटल वर्क होगा, मैंने पहले ही बता दिया है एक क्वेश्चन में। तो 10, 15 और 30 जब इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब इफ़िशेंसी के लिए क्या बताया था, टोटल वर्क से इनके दिन को डिवाइड कर दो तो इफ़िशेंसी आ जाती है, एक दिन की कार्य क्षमता। तो 30/10 करोगे तो अल्फ़ा की आ जाएगी, 30/10 करोगे 3 आएगा, फिर 30/15 करोगे 2 बीटा की आएगी, 30/30 करोगे 1 गामा की आएगी। अब क्वेश्चन को यहाँ से समझना, क्या बोल रहा है कि 3 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी 3 दिनों तक सबने साथ मिल के किया, और साथ अगर अल्फ़ा बीटा गामा मिलेंगे तो इफ़िशेंसी क्या होगी, 3 + 2 + 1 यानी 6 हो जाएगी। यानी कि 3 दिन तक तीनों ने 6 गुण इसकी इफ़िशेंसी हो गई तीनों की, और 3 दिन तक काम किया तो 6 3 18, यानी 18 यूनिट। देखो 30 यूनिट टोटल वर्क था, जिसमें से 18 यूनिट इन लोगों ने क्या किया, 3 दिन साथ मिल के कर लिया। अब बचा कितना, 12 यूनिट बचा। अगर 30 में से 18 चला गया तो कितना बचा, 12 यूनिट बचा, जिसको अब ए नहीं करेगा, ए ने तो छोड़ दिया। अब बचा कौन, बी और सी, और बी और सी की इफ़िशेंसी कितनी है, 2 + 1 है 3 है। ठीक है, तो 3 दिनों तक कर रहे हैं बी + सी, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगी। अगर 3 इफ़िशेंसी एक दिन की है कार्य करने की, तो 3 दिन तक कार्य करेंगे, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगी। तो 12 है, तो 12 में 9 अगर चले गए तो अब कितनी बची, 3 यूनिट कार्य बचा है, जिसको कौन करेगा, सी अकेले करेगा। तो देखो कार्य इधर लिख देता हूँ, 3 यूनिट कार्य बचा है और सी की इफ़िशेंसी अकेले कितनी है, 1 है, तो 3/1 कर दो। ठीक, 3/1 करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शेष बचा कार्य सी जो है 3 दिन में करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, ऊपर अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है, नीचे ए बी सी लिखा है, तो इसको आप ए बी सी ही मान सकते हो या उसको अल्फ़ा बीटा गामा मान सकते हो, कोई इसमें अंतर नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो युग्मों की संभावित संख्या बताओ। देखो अगर किसी भी संख्या है, संख्या मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन उसका HCF दिया है, HCF कितना दिया है, 4 दिया है, तो सीधी सी बात है HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, पूरा तरीके से काट दे, यानी इससे बड़ी संख्या कोई इनमें कॉमन नहीं हो सकती, जो भी दो संख्याएं रही होंगी। तो अगर HCF 4 है तो संख्या क्या मान सकते हो, 4x और 4y, संख्या क्या रही होगी, 4x और 4y रही होगी, जिनका योग क्या है, 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, आपको यही बताना है कि जिनका योग x और y का ऐसा क्या क्या मान रख दूं कि जब योग करूं तो 36 आए। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 8 रख दूं, पहला जोड़ा, तो x की जगह 1 रखूंगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह रखूँ तो 4 8 32, और 32 4 36 होता है, यानी ये सेटिस्फाई है। तो एक जोड़ा 1 और 8 बन सकता है। दूसरा 2 और अगर 7 रख दूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा x की जगह, और 7 यानी 4 7 28 y की जगह, तो 28 और 8 कितना हो जाता है, 36, तो ये भी सही है, दो जोड़े। तीसरे जोड़े की मैं बात करूँ, अगर 4 और 5 x y की जगह रख दूँ तब भी आपका 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तब भी 36 दे रहा, यानी कुल 3 जोड़े आपके बनेंगे, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई आपके जोड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपकी कुछ संख्या दी हुई है, लास्ट में ए, शुरू में ए और लास्ट में बी है, और 18 से संख्या क्या है, डिविजिबल है। तो 9a + 5b का मान बताओ। देखो 9a + 5b के मान के लिए ए और बी की मान आपको पहले पता होना चाहिए, तो ए और बी का मान पहले अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखो ये संख्या है पूरी, ठीक, जो किससे विभाजित है, 18 से है। अगर कोई संख्या 18 से विभाजित है तो इसको 18 को 9 × 2 भी लिख सकते हो, यानी 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 2 का विभाज्यता नियम पढ़ता हूँ तो आप एक चीज़ पाओगे, क्या पाओगे कि 2 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी भी संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 इस तरह की संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं b की जगह क्या मान लूँ, क्या मान लूँ कि b बराबर आपका 2 रहा होगा, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम कहता है 18 का मतलब 9 × 2 है, तो 2 से देख लिया। अब 9 से देख लेता हूँ बाकी संख्याओं को। अब 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर दी गई सभी संख्याओं का डिजिसम यानी उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर मैं इनके अंकों का योग करना चाहता हूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। देखो b की जगह तो मैंने 2 मान लिया है, तो b को मैं 2 ही मान लूँगा।
तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 एक 8, 8 2 10, 10 3 13। यानी सब संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ। चलो आपको जोड़ के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे शुरू से जोड़ता हूँ तो a प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस 6 है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, फिर प्लस 7 है, प्लस 8 है, प्लस कितना है 3 है, प्लस 2 है, प्लस 1 है, प्लस 5 है, प्लस b की जगह मैंने 2 मान लिया है। सबको जोड़ो तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि सबका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 5 11 7 18, 6 24, 4 28, 28 3 31, 2 33, 7 40, 7 48, 3 51, 2 53, 1 54, 54 5 59, 2 61। 61 तो इनका योग हो गया, लेकिन 61 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, होता क्या है 63 होता है। तो a की जगह क्या रख दूँ, अगर 2 रख देता हूँ तो सबका योग 63 होगा, और 63 9 से 9 सत्ते 63 डिवाइड हो जाता है। तो a की जगह मेरे को क्या मिल गया 2 मिल गया। अब देखो a की जगह 2 मिल गया और b की जगह भी अपने को क्या मिला था 2 मिला था। अब a और b 2 मिल गया। अब 9a प्लस 5b में इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 18 10 28, तो 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था इसको। ठीक, नेक्स्ट है 300 रुपये में कुछ किताबें खरीदी गईं। यदि प्रत्येक किताब 10 रुपये सस्ती होती तब उतनी ही राशि में 5 और किताबें खरीदी जा सकती थी। तो खरीदी गई किताबों की संख्या बताइए। देखो रुपए कितने हैं 300 हैं, जिसमें किताबें कितनी खरीदी गई पता नहीं कितनी खरीदी गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कह रहा कि 10 रुपये अगर सस्ती हो जाए किताबें, प्रत्येक किताबें, तो 5 किताबें उसी राशि में और ख़रीद सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना शुरू करता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में किताबों की संख्या कितनी रही होगी 10, तो 300 से अगर 10 को डिवाइड करूँगा टोटल किताब कितनी आएंगी 30 आ जाएंगी। सॉरी, 300 से 10 को डिवाइड करूँगा तो एक किताब का मूल्य कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा। कितना, एक किताब का मूल्य 30 रुपये आ जाएगा। अब कह रहा है अगर किताबें 10 रुपये सस्ती हो, यानी कि 30 रुपये ना हो कि एक किताब कितने की हो 20 रुपये की हो, तब कितनी किताब आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हो 5 किताब एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। अगर इस बार एक किताब का मूल्य अगर 20 है तो 300 से अगर इस 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो पहले आप 10 किताब ले पा रहे थे जैसे ऑप्शन के हिसाब से, अब 15 ले रहे हो, यानी 5 किताब ज़्यादा ले रहे हो। तो यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, तो राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है 300 से 10 को डिवाइड करना है, 30 आएगा, यानी एक किताब का मूल्य 30 रुपये है। अगर 10 रुपये क्वेश्चन में बोला घटा दूँ 20 कर दूँ तो 15 हो जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन सेटिस्फाई है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि 6 संख्याएं हैं, इनका औसत बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। औसत होता क्या है, तो एवरेज बराबर होता है समेशन ऑफ ऑल नंबर, यानी सभी अंक संख्याओं का योग, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एक्स, तो यानी सभी संख्याओं का योग और बटे कितनी संख्याएं हैं वही आपका एवरेज होता है। सबको जोड़ दो, सिंपल क्वेश्चन है। 22 24 32 40 36 38 को जब जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, 3 3 6 संख्याएं हैं तो बटे 6 से डिवाइड कर दो। जोड़ो जरा, तो 20 20 40, पहले तो मैं डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ, 22 और 24 हो जाता है, और 24 2 26 10 36 10 46 और 2 48, और ये हो जाएगा आपका 30, यानी 78 हो गया। और 40 हो जाएगा आपका कितना 118, और 36 हो जाएगा आपका कितना 154, और 38 हो जाएगा आपका 62 10 72 10 82 10 92, तो 192 आएगा। और 192 बटे 6 कर दोगे तो आपका कितना आएगा 6 3 18 6 2 12 32, इसका राइट आंसर आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप बना लोगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन के लिए और कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस आर की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, 3 गुणे पाई मतलब 22/7, आर कितना दिया है 10.5, आर स्क्वायर है, यानी 2 बार 10.5 गुणे 10.5 करना पड़ेगा, आर स्क्वायर है। मैं दोनों का क्या कर देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ। जब कोई पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो दोनों को पॉइंट हटा दिया।
अब काटना शुरू कर दो, काट दो। ये 7 से कटेगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 7 एक कम 7, बचा 3 यानी 7 पन्ना 35, 15 सत्ते 105। अब ये कट जाएगा 5 यहीं 15 और 5 दूनी 10 से, ये भी कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और ये कटेगा आपका किससे? 5 दूनी 10 और 5 एक्का में 21 पंचे 105। ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, 2 एक जगह हम 22 और बचा कितना आपका? 11 तिहाई 33 और 33 तिहाई 99 और गुणे 21। ठीक है, और बटे 2। तो 99 गुणे 21 बटे 2 करोगे तो आपका 99 गुणे 31 जब करोगे तो 21 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो 99 गुणे 21 बटे 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आया कि नहीं आया। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन आपको खुद से करके बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो इसको भी अपन देख लेंगे। ठीक है। सीरीज किस तरह से बन रही है? सीरीज बन रही है 2, 4, 16, 96, 768 और इसकी। तो देख लेते हैं किस तरह से। 2, 4, 16, 96, 768 और अगला बताना है और एक अंक और है। ठीक है। 2 दूनी 4 हो रहा, फिर 4 चौको 16, 16 छक्का 96, यानी कि पहले गुणे 2 हो रहा, फिर गुणे 4 हो रहा, फिर गुणे 6 हो रहा, फिर गुणे 8 होगा तो 768 आएगा, फिर गुणे 10 होगा, यानी 2, 4, 6, 8 गुणे 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो 768 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा? 7680। तो ये चीज़ें हो रही हैं क्रम से। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड। क्या कह रहा है कि यदि किस एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 है तो वो संख्या बताइए। माना संख्या x है तो मैंने x लिख दिया, प्लस व्युत्क्रम बोल रहा है उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगा 1/x, और दोनों का योग कितना है? 2 है। तो सीधी सी बात है, अगर x की जगह मैं क्या रख दूँ? 1 रख दूँ तो 1/1/1 बराबर 2, तो 1 + 1 2 बराबर 2, यानी 1 ही इसका राइट आंसर होगा। संख्या क्या है आपकी? 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 29 से विभाज्य है, यानी 29 से विभाज्य बताना है। तो मैं अगर नज़र घुमाऊँ ऑप्शनों में तो पहला ही ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि 29 तिहाई क्या होता है? 87 होता है। अगर पहले ऑप्शन को लिखूँ तो टोटल देखोगे तो सीधे सीधे दिख रहा है 29 तिहाई 87 होता है, फिर जीरो नहीं गया, 29 दूनी 58, फिर भाग न गए और 29 एक कम 29, तो पहली संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से है, यानी टंकी वाला क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से आपको समझना है। एक पाइप एक टंकी को 11 घंटे में भर सकता है। तली में एक रिसाव होने के कारण टंकी 13 घंटे में भरती है। जब टंकी भर जाती है तो रिसाव टंकी से कितने समय में खाली हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक पाइप जो है 11 घंटे में तो भर सकता है, लेकिन टंकी में एक छोटा सा होल है और पानी गिरता भी रहता है, इस कारण से टंकी जो है 13 घंटे में भरती है, यानी 2 घंटे क्या हो जाती है? लेट हो जाती है भरने में। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, भरने के बाद, क्योंकि भरने के बाद तो पाइप अपन बंद कर देंगे वो वाली। तो समझते हैं। मैं मान लेता हूँ पहले वाले पाइप को ए, जो कितने देर भरती है? 11 घंटे में। दूसरी वाली रिसाव को मैं मान लेता हूँ बी, जो 13 घंटे में क्या करती है? भरती है। उसके कारण दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा, मैंने बताया है आपको। और 13 और 11 का एलसीएम क्या आएगा? 143 आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। 13 गुणे 11 कर दोगे। ठीक है। अब इनका क्या निकाल लो? इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी के लिए क्या बताया मैंने? टोटल वर्क से डिवाइड कर दो इनके दिनों को, तो उनकी इफ़िशेंसी यानी एक दिन के काम करने की क्षमता यूनिट में आ जाएगी। तो 143/11 करोगे तो एक ही आएगी, तो 143/11 करोगे तो कितना आएगी? 13 आएगा। ठीक है। और 143/13 करोगे तो 11 बी की इफ़िशेंसी आएगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला ए क्या था? ए भरने वाला था, और नीचे वाला बी क्या है? खाली करने वाला, यानी कि आपकी इतने देर में भरती है, यानी 2 घंटे लेट होके भरती है। तो इनके दोनों के बीच अगर मैं अंतर की बात करूँ, कितना अंतर है? 13 - 11, 2 का अंतर, यानी 2 जो है ना, ये किसकी इफ़िशेंसी हो जाएगी? जो टंकी के नीचे छेद है उसकी हो जाएगी इफ़िशेंसी। और टोटल काम कितना है? 143 है।
तो टोटल काम जो है खाली करने में 143/2 करोगे, यानी टोटल वर्क बटे इफ़िशेंसी करोगे, तभी ना कि पता चलेगा आपको कितने समय में खाली होगी। तो 143/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि इतने समय में टंकी के रिसाव से खाली हो जाएगी फुल भरी हुई टंकी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही घन के x तल पर 2 कट लगाते हैं और लंबवत y तल पर 3 कट लगाते हैं, तब कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। एक क्यूब है जिसमें आप उसके x सरफेस पे 2 कट लगा देते हो और लंबवत जो y वाला है सरफेस उसमें आप 3 कट लगा देते हो, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे किसी घन के, ये बताना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए एक फार्मूला होता है वो जान लो आप। देखो, ऐसी चीज़ों के लिए x जो टुकड़े की संख्या है ना वो बताने के लिए x+1 गुणे y+1, ये क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पे x कट है और y क्या है, y कट है। ठीक है, तो x कट तल पर कितने कट लगते हैं, 2 कट दिया हुआ है, तो x की जगह 2 रख दो, +1 तो है ही, और गुणे y की जगह कितने कट है, 3 है, तो 3 रख दो +1, तो 2 1 3 हो जाता है, गुणे 3 1 4, यानी 4 3 12 कट टोटल क्या होंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कट वालों के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, x+1 इंटू y+1। x और y क्या है, कटों की संख्या है। ठीक है, तो टुकड़े पता चल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। देखो, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है वो 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। अब एक बात बताओ, 3 का विभाज्यता नियम से पहले तो आप 2 का विभाज्यता नियम बताओ क्या होता है। तो 2 का विभाज्यता नियम होता है किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये सब हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 1 है, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 2 है, तो यही जो संख्या है 2 और 3 यानी 6 से विभाजित होगी। तो डायरेक्ट यहीं से आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखेंगे और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखो, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि विवादित भी हो जाए, तो इसमें आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो, लिखा क्या है कि 1.37 रुपये, 1.39 रुपये और 1.42 रुपीज़ में प्रति किलोग्राम में 3 प्रकार के चावलों को एक साथ मिलाकर 1.40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। देखो, 3 प्रकार के चावल हैं जिनका 3 प्रकार का रेट है, इन तीनों को एक साथ कौन से अनुपात में मिलाएं कि इनका जो है 1.40 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से रेट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हर जगह क्या है आपका पॉइंट है, तो मैं पॉइंट को हटा देता हूँ और मान लेता हूँ कि इसमें पॉइंट नहीं लगे हैं। मैं मानता हूँ 137 रुपये, 139 रुपये और 142 रुपये, तीन प्रकार के चावल हैं जिनको मिला के अगर बेचें तो कितने का, 140 रुपये का रेट होता है। तो किस अनुपात में मिलाएं, तो मैं ऑप्शन से अगर देखूं तो पहले ऑप्शन को अगर मैं टिक करता हूं तो अगर 1 1 और 2 के अनुपात मिलाऊं, यानी पहले वाले का 1 किलो, दूसरे वाले का 2 किलो और तीसरे वाले का 3 किलो। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 2 है, 1 1, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 1 और तीसरे वाले का 2 है। अगर इस हिसाब से चलता हूँ तो क्या अपना आंसर आता है, और तीनों को अगर जोड़ोगे तो 2 और 3 4, यानी टोटल 4 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए रेट, 140 गुणे 4 यानी 400 और 560, यानी यहाँ पे 560 होना चाहिए और इनकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 560 होनी चाहिए टोटल क्वांटिटी की। तो देखो ज़रा, तो इसको जोड़ूंगा तो 137 से कम, यानी गुणा करूंगा एक का तो कितना है 137 आएगा, ये 139 आएगा और 142 दूनी 284, यानी कि सबको जोड़ देता हूँ तो 137 प्लस 139 और प्लस 182 42 दूनी 284, सबको जोड़ूंगा तो 2 2 400 और 80 3 110 140 और 7 9 9 4 13 7 20, यानी 560 इन तीनों का योग आ रहा है। अगर 560 यहाँ से भी योग आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी अनुपात में आपको मिलाना होगा। आप इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं, फिर दोबारा एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो,
ये तीनों क्या है, अलग अलग प्रकार के चावल हैं। इन तीनों को इस अनुपात में मिलाओ कि बेचो तो 1.40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जाएं। मैंने ऑप्शन को उठाया, पहले वाले ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना शुरू किया। तो बेचना कितना है ओवरऑल, तो 140 रुपये में। सबका पॉइंट हटा देता हूँ। तो रेशियो है कितना टोटल, तो 2 और 2 4 हो जाता है। तो 4 रेशियो है, तो 140 गुणे 4 करोगे तो 560 रुपये आएगा। तो टोटल 560 रुपये होना चाहिए अगर इस रेशियो में मिलाऊँ। तो तीनों ऑप्शनों को अगर देख लेता हूँ तो 137 का 1 किलो यानी 137 रुपये ही होगा, 139 का 1 यानी 139 रुपये ही होगा, और 142 का 2 रुपये यानी 142 गुणे 2 करोगे तो 284 हो जाएगा। और तीनों को जब आप जोड़ोगे ना तो 560 आ रहा है यहाँ भी, ठीक है, जोड़ के देखना। तो इसका मतलब यही आपका अनुपात हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टीसीपी के 15 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 18,000 रुपये है और एचसीआर के 25 कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,000 रुपये है। तो सभी 40 कर्मचारियों का संयुक्त मासिक वेतन का औसत बताइए। यानी सबको जोड़ के एवरेज निकाल दो, ठीक है। एवरेज पता ही है, टोटल जो वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो 40 है, नीचे 40 आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा आपका, टोटल जोड़ लो एवरेज के लिए। तो यहाँ पे देखो 15 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 18,000 है। तो क्या करोगे आप टोटल के लिए, 15 गुणे 18,000 करोगे, ठीक है, और प्लस इस वालों को भी जोड़ोगे। तो ये 25 कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 12,000 है। तो 25 गुणे क्या कर दोगे, 12,000 कर दोगे, ठीक है। जब जोड़ोगे इन्हें तो कितना आएगा आपका, देखो ये हो जाएगा कितना, 18 दाम 180, 18 पंचे 90 यानी 2,70,000 आएगा ये, ठीक है, 2,70,000। और ये कितना हो जाएगा, 25 दाम 250, 25 दूनी 50 यानी 3 लाख हो जाएगा। टोटल जब जोड़ लोगे और बटे 40 तो 3 2 5,70,000 आएगा। और 5,70,000 को आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 5,70,000 40 से, 4 से ही गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे यानी कि 14,250 रुपये हो जाएगा औसत, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि P की कार्य क्षमता R से तिगुनी है, साथ में वो एक कार्य को 22.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनकी 15 दिनों तक कार्य करने के बाद Q उनके साथ शामिल होता है तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि Q अकेला 15 दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई हैं लेकिन क्रम थोड़ा सा इनका भटकाया हुआ है। देखो बताया है कि PR इनकी इफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है कि P की कार्य क्षमता R से तिगुनी है, यानी कि P अगर आपका R अगर आपका 1 है तो P क्या होगा, तिगुना 3 होगा इफिशिएंसी। फिर कह रहा है कि वो अगर साथ में मिलकर कार्य करते हैं ना तो कितने दिन में कर पाते हैं, 22.5 दिन में कर पाते हैं। तो देखो इनकी इफिशिएंसी कितनी है, टोटल अगर जोड़ दोगे 3 एक 4 होती है, तो इनकी टोटल इफिशिएंसी 4 है और किसी कार्य करते कितने दिन में है, 22.5 दिन में करते हैं। तो टोटल कार्य से टोटल इफिशिएंसी को अगर गुणा कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। जिस टोटल वर्क कितना होगा, 22 चौको 88, 5 चौको 20 यानी 90 यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ तक चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, 90 यूनिट क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि 15 दिनों तक कार्य करने के बाद Q उनके साथ शामिल हो जाता है तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो आपको मैंने बताया, और P 15 दिन में कार्य को करता है तो PR और Q, या फिर PQR लिख देता हूँ, PQR। तो P की इफिशिएंसी अपन ने कितनी निकाली थी, P की निकाली थी अपन ने 3 और R की 1 निकाली थी। और Q जो है 15 दिन में करता है और टोटल वर्क अभी अपन ने 90 यूनिट निकाला। और टोटल वर्क से अगर डे को डिवाइड कर दो तो 15 छक्का 90, 6 किसकी आ जाएगी, Q की आ जाएगी। अभी तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं और 15 दिनों तक कार्य करने के बाद Q शामिल होता है। तो P और R जो है ना ये मिलके 15 दिन तक अकेले करेंगे तो 15 चौको 60 यानी 4 यूनिट एक दिन में, तो 15 चौको 60 यानी 60 यूनिट कार्य कर लेंगे। अब बचेगा कितना, 90 में अगर 60 चला गया 30 बचेगा और 30 यूनिट काम तीनों मिल के करेंगे। 6 3 9 1 10 यानी 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, यानी 3 दिन में बाकी कार्य को समाप्त कर लेंगे। आई होप लास्ट वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, दोबारा से मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेगमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट